हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज़ है उसके भाग 16 में चर्चा करेंगे। इससे पहले इस सीरीज़ के दोस्तों 15 भाग आ चुके हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो एक बार जाके आप 15 भाग भी देखिएगा। आप अवश्य ही वहाँ पे कुछ ना कुछ सीखेंगे। और जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो यूके की हों, यूके ट्रिपल एससी की हों, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में हिंदी है तो ये सीरीज़ आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो एटलीस्ट आप एक वीडियो देखिए और उसके बाद आप अवश्य ही अन्य वीडियोज़ को भी देखेंगे। आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। और आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है यहाँ पे, निम्न में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। विकल्प हैं सिंधी, भोजपुरी, नेपाली या फिर डी उपयुक्त सभी। तो फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों कि सिंधी है, भोजपुरी है, नेपाली है या फिर सभी के सभी हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि देवनागरी लिपि में जो सिंधी है ये भी लिखी जाएगी, भोजपुरी भी है और नेपाली भी है। साथ ही कुछ और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक है कोंकणी, ठीक है, ये भी दोस्तों देवनागरी में लिखी जाती है। इसके अलावा संस्कृत हो गया, संस्कृत के अलावा मराठी, अभी पटवारी के पेपर में आया था ये, मराठी हो गया। कश्मीरी, संथाली, इसके अलावा एक और आती है मैथिली। ठीक है, मैथिली। ये कुछ अन्य भाषाएं भी हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। और इसके अलावा आप भी कुछ और सर्च करिएगा। मैक्सिमम जितना आप याद रख सकते हैं याद रखिए कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प हैं 15 जनवरी, 14 सितंबर, 10 जनवरी या फिर 9 जनवरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है विकल्प सी 10 जनवरी को। आपको ध्यान रखना है, आपको पता ही है कि 10 से 14 जनवरी 1975 में भारत में कहाँ पे, नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। क्योंकि ये 10 से 14 जनवरी को हुआ था तो पहली डेट इसमें रहती है 10 जनवरी। तो इसलिए 10 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को ही इसलिए चुना गया था क्योंकि 10 से 14 जनवरी 1975 नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस की अगर हम बात करते हैं 14 सितंबर है। क्योंकि 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी है, हिंदी को राष्ट्र नहीं राजभाषा बनाने की घोषणा की गई थी। यानी कि राजकाज की भाषा बनाने की घोषणा की गई थी। कब? 14 सितंबर 1949 को। इसलिए 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और ये शुरुआत हुई है दोस्तों 1953 से। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई है, तो 1953 से हुई है। आप कमेंट करके बताइएगा कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई है। ठीक है, बाकी 9 जनवरी यहाँ पे ऑप्शन में, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है क्या, प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को एक तो आर्मी का डे है, इंडियन आर्मी डे भी है 15 जनवरी को। इसके अलावा भारतीय एजुकेशन पॉइंट की भी स्थापना दिवस 15 जनवरी है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। और अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मेवाती बोली किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी या फिर दक्षिणी राजस्थानी। तो फटाफट से दोस्तों इसका आंसर करिए। आपको जो राजस्थानी भाषाएं हैं उनको आपको कैसे ध्यान रखना है, ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं उनको आपको कैसे ध्यान रखना है, आप बनाइए ऐसे। सबसे पहले याद रखना है आपको क्या, मार जयपुरी, मेवा के माल को। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखिए और 2-3 बार इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस करिए। आपका हमेशा के लिए ध्यान हो जाएगा। आपको क्या रखना है, मार जयपुरी, मेवा के
माल को। इसका क्रम ध्यान रखना, पहले क्या है, पश्चिम से पूरब है, उत्तर दक्षिण, यहाँ से मतलब जो आपका जिस साइड से आप लिखना शुरू करते हैं बाईं साइड से, उसी साइड से स्टाइल है। स्टाइल इसका रहेगा कि मार जयपुरी मेवा के माल को। इसका अर्थ क्या हो गया कि ये हो गया दोस्तों उत्तरी राजस्थानी, ये हो गया दक्षिणी राजस्थानी, ये हो गया पश्चिमी राजस्थानी और ये हो गया पूर्वी राजस्थानी। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि मेवाती बोली जो है किसके अंतर्गत आएगी, ये आ जाएगी दोस्तों उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखते हैं। मार का मतलब हो गया मारवाड़ी, मेवा का मतलब हो गया मेवाती और माल का मतलब हो गया मालवी। ठीक है, और जयपुरी का मतलब जयपुरी है और इसी जयपुरी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है ढूंढाड़ी। ठीक है, ढूंढाड़ी पे आप ध्यान रखिए कि जयपुरी को बोला जाता है। और अगर ये पूछा जाएगा कि ढूंढाड़ी बोली किसके अंतर्गत है, तो आपको पता ही है कि पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत ढूंढाड़ी बोली आती है। बाकी इस प्रकार आप ध्यान रखिए, मार जयपुरी मेवा के माल को, ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। अगर आप इस प्रकार से याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ने प्लस इक, नो प्लस इक, नए प्लस इक या फिर नौ प्लस इक। तो फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों। अगर आपका संधि में अच्छी पकड़ है तो आप इसका अच्छे से, आप सही से और तरीके से और जल्दी से इसका आंसर कर पा रहे होंगे। इसका विकल्प डी आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसा हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है अयादी संधि का रूल यहाँ पे लगता है और इस प्रकार से ये बन रहा है। अब हम अयादी संधि के नियम को फटाफट देख लेते हैं क्या होता है उसमें बोलता है दोस्तों, जब क्या होगा, ए आई या ओ आउ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो उस केस में जो ये ए है इसका हो जाएगा ऐ, जो बड़ा अ है तो उसका हो जाएगा आय, और ये है दोस्तों ओ का हो जाएगा अव, और ये जो बड़ा है बड़ा ओ का हो जाएगा आओ। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि जब ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो ये कंडीशन बन जाएगी दोस्तों। उस केस में इन सब स्वरों का ये रूप परिवर्तित हो जाएगा। वही केस यहाँ पे दोस्तों हो रहा है नो में कौन सा है, ये है नो, बड़ा ओ की मात्रा है प्लस इक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमने क्या पढ़ा कि जब बड़ा ओ आएगा और कोई भिन्न स्वर के साथ वो अटैच होगा तो उसका क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। और ना जो है दोस्तों यहाँ पे छोटा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस केस में, क्या हो जाएगा, ई की मात्रा लगेगी तो ये हो जाएगा वी, और ये हो जाएगा क, और ये हो जाएगा पूरा मिलके नाविक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार और पढ़िएगा इसको, और इसके और उदाहरण भी आप देखिए, फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बाकी नियम मैंने आपको बता दिया है, तो नियम के अनुसार आप इसको तोड़ेंगे जोड़ेंगे तो आप अपने आप ही इसको कर लेंगे। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे पूछ रहा है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी मानी गई है? विकल्प हैं 18, 22, 28, 32। तो कृत प्रत्यय दोस्तों क्या होता है, जो क्रिया के साथ जोड़कर उनका अर्थ बदलते हैं। क्रिया के पीछे लगने वाले प्रत्ययों को बोलते हैं हम कृत प्रत्यय, और ये हो जाते हैं दोस्तों हिंदी में मानी जाती है इनकी संख्या 28। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो कभी ऐसा पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे 28 हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या मानी जाती है। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछ रहा है, खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया? विकल्प हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, राहुल सांकृत्यायन, अमीर खुसरो, जयशंकर प्रसाद। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इसका कि खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है, किसने दिया है, राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अयोध्या सिंह उपाध्याय की बात करते हैं तो इनकी एक रचना है प्रिया प्रवास, और यह पहली रचना मानी जाती है खड़ी बोली की। ठीक है, प्रिया प्रवास इनकी रचना है और खड़ी बोली में पहली रचना मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो इनका एक महाकाव्य है क्या, कामायनी। ठीक है, कामायनी, और ये भी दोस्तों खड़ी बोली में ही लिखी गई है। ठीक है, खड़ी बोली में लिखी गई है कामायनी, तो इसको भी आप ध्यान रखिए। अमीर खुसरो जो है इन्होंने हिंदी को क्या कहा था, हिंदवी। अगर कभी ऐसा पूछ ले कि हिंदी को क्या, हिंदी को हिंदवी किसने कहा था, तो अमीर खुसरो ने कहा था। उस केस में आप इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। समास से प्रश्न है, दशानन में समास कौन सा है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही शब्द होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं, जिनमें हम उन शब्दों का सामान्य अर्थ नहीं लेते, एक विशेष अर्थ में बात करते हैं, उनको तोड़ते हैं और उनके सार्थक अर्थों को नहीं समझते, एक विशेष अर्थ में बात करते हैं, तो वहाँ पे योग रूढ़ शब्द होते हैं, और वही योग रूढ़ शब्द बहुव्रीहि समास भी कहलाता है। अगर हम बात करते हैं दशानन, तो यहाँ पे हो गया दोस्तों क्या, 10 प्लस आनन। आनन का मतलब हो जाता है सिर, यानी कि 10
आनन मतलब 10 सिर, और हम इसको सामान्य अर्थ में ऐसे नहीं बोलते कि 10 सिर, इसको हम क्या किसको कहते हैं, ये दशानन बोलते हैं हम रावण को, इसलिए हम दशानन की बात होगी तो रावण को हम समझेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाता है बहुव्रीहि, जब विशेष अर्थ में बात होगी उस केस में बहुव्रीहि समास होगा। द्वंद्व समास को पहचानना होगा तो यहाँ पे बीच में आपको दिखा जाएगा क्या, और शब्द आएगा, जैसे राजा और राम, सीता और राम, ठीक है, राजा और रंक, इस तरीके से कहीं पे होगा, राजा और राम नहीं होगा, राजा और रानी होगा, और राम सीता होगा, देश विदेश होगा, वहाँ पे द्वंद्व हो जाएगा। द्विगु समास, जब किसी भी समास में पहला पद संख्यावाची हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे तिरंगा, ठीक है, तो तिरंगा में जो पहला शब्द है ये तीन को इंकित करता है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा द्विगु समास। और तत्पुरुष तो आप देखते हैं कि कारक के हिसाब से 6 प्रकार हैं, और कारक जब इन तत्पुरुष समास को तोड़ेंगे तो आपको बीच में कोई ना कोई कारक वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। और यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल भी है इसमें, यदि किसी वाक्य के बीच में अव्यय शब्द, अब अव्यय शब्द आपके बीच में आपने लिखे हुए हैं ब्रैकेट में, किंतु, परंतु, इसीलिए, पर, क्योंकि, लेकिन, अतः आदि आए तो उनसे पहले किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विकल्प हैं अर्धविराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम, हंस पद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसको आप देखिएगा, इसमें थोड़ा सा उदाहरण समझते हैं। जैसे उदाहरण के हिसाब से देखते हैं कि जैसे मैं आज रवि से मिलने मसूरी पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, परंतु है, परंतु से जस्ट पहले हमने लगा दिया है अल्प विराम। ठीक है, ये अव्यय है परंतु, और जब ऐसा अव्यय आएगा तो उससे पहले क्या लगेगा, अल्प विराम लगेगा। आज राम स्कूल नहीं गया क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, तो क्योंकि है, तो क्योंकि से जस्ट पहले हमने लगा दिया है अल्प विराम। तो इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, और प्रश्न नंबर 9, निम्न में पार्श्विक व्यंजन है र, ल, य, च। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपको ध्यान रखना है, आपने एक चीज़ रट ली होगी कि ला लुंठित नहीं है, आपको सिर्फ ये लाइन याद रखनी है, ला लुंठित नहीं है। तो लुंठित नहीं है तो फिर क्या है भाई, तो ला लुंठित नहीं है, इसका मतलब वो पार्श्विक है। ठीक है, पार्श्विक हो जाएगा ला, और जब ला पार्श्विक हो जाएगा तो रा हो जाएगा क्या, लुंठित। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, पार्श्विक व्यंजन की अगर पहचान करनी है तो आपको एक ही चीज़ याद रखिएगा, इन दोनों में से, ये दोनों कंफ्यूज करते हैं। अब ला से आता है ला से आता है लुंठित, लेकिन ला से ला तो आता है, लू लगता है इसमें, लेकिन ये है नहीं, तो ला लुंठित नहीं है, आप ये ध्यान रखेंगे। फिर पार्श्विक हो जाएगा अपना रा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर ला लुंठित नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, पार्श्विक हो जाएगा, और रा हो जाएगा इस केस में लुंठित। ठीक है, आप भी बोलते होंगे क्या खिचड़ी बन जाती है, यहाँ पे बोलते टाइम में लिखने में पता नहीं चलता कितना लिख देता हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और कोशिश करूँगा कि कम लिखूँगा अगली बार, ताकि आपको दिख जाए साफ साफ। निम्न में से कौन से शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। विकल्प हैं रिपु, क्रिया, वृष्टि, वर्षा। तो अगर हम इन सबको तोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा, आप तोड़ने का काम आपका है। ठीक है, जैसे रिपु की बात करते हैं तो इसको मैं तोड़ देता हूँ, तो र प्लस ई प्लस प प्लस उ इसमें लगा है, और ये हो जाएगा रिपु। अगर हम क्रिया की बात करते हैं तो क्रिया भी मैं बताऊँ या क्रिया में आप ही लिखेंगे, चलो बता देते हैं, क प्लस र प्लस ई प्लस य धन बड़ा आ, ये हो गया क्रिया। ये क्रिया का क्या है, विच्छेद है। अगर आप विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार से बनेगा। वृष्टि को देख लेते हैं, तो वृष्टि में ही री की मात्रा लगी हुई है, और कैसे लगी हुई है, ये है दोस्तों व धन री प्लस शा प्लस ट धन ई। ठीक है, वृष्टि। ठीक है, वृष्टि हो गया ये। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वर्षा, तो वर्षा को भी तोड़ देते हैं, और वर्षा में क्या होगा, व धन र धन व र, इसमें आ लगेगा पहले, सॉरी, वा के बाद आ लगेगा, व धन आ धन रा धन शा धन आ। ठीक है, यहाँ पे रा के बाद आ स्वर इसलिए नहीं आया क्योंकि ये छोटा है, हलंत वाला रा है, इसलिए यहाँ पे आ नहीं आया है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा वृष्टि, क्योंकि इसमें री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है क्या, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। तो फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो रोक रोक के आंसर करते होंगे और अपना मूल्यांकन करते होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए, देशज। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उनको हम देशज शब्दों के अंतर्गत क्या करते हैं, जानते हैं या मानते हैं या पढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से वधु का
बहुवचन कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से वधु का बहुवचन कौन सा है? वधुएं, ये वाला वधुएं, वधुएं, वधुओं, क्योंकि आपको वर्तने का शब्द इसको देख के आपको करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपने इसको कर लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, वधुएं, मात्रा लग जाएगी, ठीक है, अनुनासिक हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, और प्रश्न नंबर 3। अब यहाँ पे यह है सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि सीधा शब्द का किस में प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो दोस्तों वो सर्वनाम है। बाकी सभी में क्रिया विशेषण का क्या बोलेंगे, सीधा का शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अगर हम क्रिया विशेषण की बात करते हैं तो हम बोलेंगे रेलगाड़ी सीधी चलती है। अब आप बोलेंगे कि ये तो सीधी हो गया, यहाँ पे तो सीधा है, तो रेलगाड़ी की जगह आप ट्रक कर दीजिए, ट्रक सीधा चलता है, फिर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं हम, विशेष सर्वनाम में इसका प्रयोग नहीं होगा। विशेषण में कि राम सीधा लड़का है, सीधा लड़का है, तो ये उसकी विशेषता हो गई। ठीक है, यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं कि वे, इसको हम बोलें कि वे सीधे आ रहे हैं, सीधे आ रहे हैं, इस केस में दोस्तों ये संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाएगा। और इस प्रकार हम देखेंगे कि सीधा शब्द जो है वो संज्ञा में प्रयोग हो रहा है, विशेषण में प्रयोग हो रहा है और क्रिया विशेषण में हो रहा है, लेकिन सर्वनाम में प्रयुक्त ये नहीं होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 14 में हम पहुँच चुके हैं। राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है, वाक्य में विशेषण की अवस्था कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है, वाक्य में विशेषण की अवस्था कौन सी है? तो मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर कर लिया होगा। इसका आंसर है दोस्तों विकल्प कौन सा, नहीं सॉरी, इसका विकल्प बी है, उत्तरावस्था। ठीक है, उत्तरावस्था इसका आंसर हो जाएगा। और इसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। मैंने कोशिश की है, इतना सारा मैं यहाँ पे लिख नहीं पाता, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया है ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें। तो आपको ध्यान रखिए दोस्तों कि तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। सबसे पहले मूलावस्था को समझते हैं। तो मूलावस्था में विशेषण शब्दों का किसी अन्य से तुलना नहीं कराया जाता, बल्कि वह विशेषण शब्द अपनी मूल या प्रारंभिक अवस्था में ही रहता है, अर्थात अपनी सामान्य विशेषता प्रकट करता है। ठीक है, तो मतलब मूलावस्था क्या होगी कि जहाँ पे विशेषण शब्द की किसी से अन्य से तुलना नहीं होगी, बल्कि एक सामान्य अर्थ में रहेगा। जैसे उदाहरण है, मोहन सुंदर लड़का है, तो यहाँ पे कोई तुलना नहीं हो रही है किसी से, इस सामान्य अर्थ में यहाँ पे प्रयोग हुआ है विशेषण का। विशेषण शब्द है सुंदर। अब आते हैं हम उत्तरावस्था में। उत्तरावस्था में क्या होगा कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है और उनमें से किसी एक के गुण दोषों को दूसरे से अधिक बताया जाता है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना होती है और उनमें से फिर एक के गुण दोषों को अधिक बता दिया जाता है, तो उस केस में हो जाएगा दोस्तों उत्तरावस्था, विशेषण की उत्तरावस्था। जैसे राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है, राम और श्याम के बीच में तुलना हो रही है और इसमें राम जो है, राम की जो बुद्धिमत्ता है उसको ज़्यादा बताया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है। इसी प्रकार ऋचा और रिंकी के बीच में तुलना हो रही है और एक को अधिक बताया जा रहा है, ऋचा रिंकी से ज़्यादा ईमानदार है। ठीक है, तो इस केस में दोस्तों जब ऐसे उदाहरण आएंगे तब आप उत्तरावस्था को यहाँ पे चुनेंगे या फिर समझेंगे। वहीं अगर हम बात करें उत्तम अवस्था में, इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण एवं दोषों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और इनमें से किसी एक को अधिक गुणवान या दोषी बता दिया जाता है, सबसे अधिक गुणवान या दोषी बता दिया जाता है, तो उस केस में दोस्तों हो जाता है उत्तम अवस्था। और इसके उदाहरण की अगर हम देखेंगे, बात करेंगे, तो क्या बोल रहा है? जैसे मेरी कक्षा में रामू सबसे अधिक बलवान है। ठीक है, यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन किया हमने, पूरी क्लास का तुलनात्मक अध्ययन किया और फिर बताया कि मेरी कक्षा में जो रामू है वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है या पढ़ाकू है, ठीक है, या बलवान है, कुछ भी हम कहें यहाँ पे। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे अच्छे खिलाड़ी राहुल द्रविड़ हैं। हमने पूरी क्रिकेट टीम का अध्ययन किया, एक तुलनात्मक अध्ययन किया और फिर हमने पाया कि जो राहुल द्रविड़ हैं वो सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं।
तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, उत्तमावस्था। 3 अवस्था मैंने पढ़ी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार और दोबारा से सुन लेंगे तो आपका हमेशा के लिए यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है आसमान का रंग नीला है। आसमान का रंग नीला है, वाक्य में विशेष पहचाने। आसमान रंग नीला, उपयुक्त सभी। तो फटाफट से इसका आंसर करिए। बहुत बार हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, रंग नीला है। ठीक है, तो रंग की विशेषता है कि वो नीला है। जिसकी विशेषता बताई जाती है दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। और यहाँ पे रंग की विशेषता है कि वो नीला है, और नीला यहाँ पे है विशेषण। ठीक है, ये क्या हो गया, विशेषण। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है दोस्तों, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, प्रेरणार्थक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अज्ञार्थक क्रिया। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखना है कि जब कर्ता द्वारा कोई काम स्वयं नहीं किया जाता और वह किसी और को काम करने के लिए प्रेरित करता है, तो हमने कई बार पढ़ लिया इसको, वहाँ पे होता है प्रेरणार्थक क्रिया, वहाँ पे हो जाती है। ठीक है, जब कोई कर्ता स्वयं कोई काम नहीं करता, किसी दूसरे को उस काम को करने के लिए कहता है या उसकी वजह से करता है कोई दूसरा, तो उसको हम बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक ही विधेय हो जिसमें संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या फिर डी इनमें से कोई नहीं। हमने कई बार देखा कि जब क्या हो, जिस वाक्य में जहाँ पर रचना के आधार पर जो है वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य क्या होते हैं, जहाँ पर एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, तो वहाँ पे दोस्तों सरल वाक्य हो जाता है। और जब 2 सरल वाक्य आपस में मिल जाते हैं वहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाता है। और जहाँ पर एक मुख्य उपवाक्य हो और बाकी वाक्य का बचा हुआ पार्ट उसी मुख्य उपवाक्य पर निर्भर हो या आधारित हो, तो वहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाता है। यहाँ पे हमने देखा अभी कि एक ही विधेय हो जिसमें, तो वहाँ पे सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 पूछ रहा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है। ठीक है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है, ईशान, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय। ये थोड़ा टफ है, ये हर कोई नहीं कर पाएगा। जिसका यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से पता होगा, किसने ध्यान से पढ़ा होगा तो इसको आराम से कर पाएगा। इसका दोस्तों सही आंसर है, वीडियो रोक के इसका आंसर करिए, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, ईशान। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे ये हो रहा है। अच्छा, यहीं पे मैं बता देता हूँ, फिर मुझे लगा कि मैंने जगह छोड़ रखी है। ये होती हैं दोस्तों 4 दिशाएं, इसको हम बोलते हैं उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। ठीक है, इनके बीच में भी 4 दिशाएं और होती हैं जिनके नाम हैं अलग अलग। जैसे सबसे पहले है ये, इसको बोलते हैं वायव्य। उसके बाद यह ये वाली, ये हो गया अपना ईशान, और ये हो गई आपकी आग्नेय, और इस साइड में होगी दोस्तों नैऋत्य। इसको ऐसे ही बनाएंगे आप तो आपको हमेशा के लिए फिर याद हो जाएगा। तो ये पूछा था उन्होंने पूरब और उत्तर के बीच में, तो उत्तर और पूरब के बीच की दिशा ये हो जाती है ईशान, और अगर उत्तर पश्चिम की बात हो तो वायव्य, दक्षिण पश्चिम हो तो नैऋत्य, और दक्षिण पूरब हो तो आग्नेय। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे तो फिर कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें। 19वां प्रश्न पे हम पहुँच चुके हैं। आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। संकट में मुंह फेरना, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, आंधी आने के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। तो फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों कि क्या आप इसका आंसर करने वाले हैं। आंधी आवे बैठ गंवावे, तो दोस्तों इसका सही आंसर, जो लोग विकल्प बी की ओर जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का जो उपयुक्त अर्थ है वो है दोस्तों विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। बढ़ेंगे आज के लास्ट प्रश्न की ओर, और एक प्रश्न आपके लिए घर के लिए है। आप थोड़ा सा आलसीपना दिखा रहे हैं आप कमेंट करते नहीं हैं उस आंसर को। आप करेंगे तो आप ही को याद होगा और कल के दिन आप उसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, तो कमेंट करिए। निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। विकल्प पुष्पांजलि, भास्कर, निरापराध, उज्ज्वल। तो फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों। और अगर आपको प्रयास अच्छा लग रहा है, आज 16वें भाग पे हम पहुंच चुके हैं, 15 भाग इसके आ चुके हैं, और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। जब आप वीडियो एंड करते हैं, देखते हुए आप जब अंत तक पहुंच जाते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके आंसर की, तो दोस्तों इसमें अशुद्ध शब्द हो जाएगा निरापराध। निरापराध नहीं होता है,
ये होता है दोस्तों, इसके जो संधि विच्छेद होता है निर्धन अपराध। ठीक है, अब यहाँ पे ये निरापराध नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने क्या बोला कि स्वर रहित है। ठीक है, और जब ये स्वर रहित है तो स्वर इसके साथ ये लगता है, तो उस केस में दोस्तों ये क्या हो जाएगा, फिर ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, राय बनेंगे। बचा पीस का क्या, पराध। तो उस केस में दोस्तों क्या हो जाता है, ये निरपराध हो जाता है, और निरपराध एक शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखिए। बाकी आज का जो आपको घर के लिए प्रश्न है, घर के लिए क्या बोलेंगे कमेंट करने के लिए प्रश्न है, पूछ रहा है यहाँ पे, दिए गए विकल्पों में से उदय शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, आदि, अंत, मंद, अस्त। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और डेडिकेटेड हैं किसी भी एग्ज़ाम को करने के लिए, तो आप इसका भी कमेंट करके अपने डेडिकेशन का हमें भी परिचय दे सकते हैं, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है। साथ ही अपने साथियों को भी जोड़िए, और सबसे ज़रूरी बात, मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए, और मिलते हैं भाग 17 में। तब तक पढ़ते रहिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।